नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है। उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। बताया गया है कि सजा के ऐलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार तोशाखाना में रखना होता है। अगर राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए उसे उसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। ये एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार 5 अगस्त को एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 45 पक्के दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नूंह जिले के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने कहा, नलहट मेडिकल रोड पर अवैध कमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं। करीब 45 अवैध दुकानें बनाई गई हैं। अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई की जा रही है। जहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वहां से नलहट शिव मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। सोमवार को धार्मिक यात्रा इसी सड़क से गुजरी थी और यहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। नूंह जिले के एसडीएम ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आदेश पर कार्रवाई की गई है। 2.5 एकड़ में अतिक्रमण था। इसमें 45 पक्के स्ट्रक्चर थे और 15 कच्चे स्ट्रक्चर थे। ये सारे अवैध निर्माण थे। अभी जो दंगे थे उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई। आदेश के मुताबिक इन्हें जमींदोज किया गया है। इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे। एक दिन पहले शुक्रवार को भी स्थानीय प्रशासन ने जिले में अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों का इलाज किया जाएगा और इस इलाज की एक दवाई बुलडोजर भी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को जिले में एक धार्मिक यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी जो शाम तक सोहना और गुरुग्राम तक फैल गई थी। इस यात्रा को वीएचपी की युवा विंग बजरंग दल की अगुवाई में किया जा रहा था। यात्रा में हरियाणा के अलग अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्रद्धालु आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीएम ने एक बयान जारी किया है जिसमें डीएम और एसपी को 21 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आयोग की तरफ से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील भी की गई है। जम्मू कश्मीर में शनिवार 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 4थी वर्षगांठ है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेमिनार आयोजित करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा है कि मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। ये आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उसके कारनामों से उजागर हो गए हैं। महबूबा ने कहा, एक तरफ पूरे श्रीनगर में कश्मीरियों से अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जबकि लोगों की वास्तविक भावना का गला घोंटने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया जा रहा है। आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में इन घटनाक्रमों पर संज्ञान लेगा जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है। मणिपुर के बाद अब नूंह हिंसा की कवरेज भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जमकर कर रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते दिनों भारत में एक के बाद एक हुई सांप्रदायिक हिंसा पर 1 अगस्त को एक लेख प्रकाशित किया है। लेख का शीर्षक है, हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शासित भारत में तेजी से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। लेख में मणिपुर हिंसा से लेकर हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम की हिंसा का भी जिक्र है। साथ ही अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत से हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आना शायद कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब सितंबर में वहां G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अखबार ने जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में गोलीबारी के मामले को भी उठाया है। अखबार लिखता है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आरपीएफ जवान ने मुस्लिम यात्रियों की हत्या कर दी,
उसी राज्य में मौजूद होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से छपने वाले अंग्रेजी अखबार डॉन ने हरियाणा की नौ हिंसा पर एक संपादकीय प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय में अखबार लिखता है कि भारत अगले साल होने जा रहे आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कोई भी उम्मीद कर सकता है कि चुनावों में बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए संघ परिवार संदिग्ध तरीके अपनाएगा। इसके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने हरियाणा के नूह से वहां की जमीनी हालात की रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। रॉयटर्स लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार को लेकर अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से कई लोगों ने समाज में अपनी जगह के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। गोमांस ले जाने के संदेह में पीट पीट कर मार डालने की घटनाओं ने मुसलमानों के अंदर डर बढ़ा दिया है। वहीं समाचार एजेंसी एपी ने लिखा है कि नूह हिंसा में 20 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अखबार लिखता है कि ब्रिटिश विभाजन के बाद से समय समय पर झड़पें होती रही हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री और उनके करीबी नेता श्रवण कुमार ने यह कहकर बिहार की राजनीति में काफी हलचल पैदा कर दी है कि यूपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर या वहां की किसी सीट से चुनाव लड़ें। कुछ महीनों पहले भी ऐसी बातें सामने आई थीं, लेकिन उसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया था। सवाल ये है कि रह रहकर नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की जो बातें छेड़ी जाती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। मंत्री श्रवण कुमार उत्तर प्रदेश जदयू के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा है कि फूलपुर के अलावा नीतीश कुमार को प्रतापपुर, जौनपुर और अंबेडकर नगर समेत कई जगहों से चुनाव लड़ाने का आमंत्रण मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार चाहे जहां से भी चुनाव लड़ें, उनके चुनाव लड़ने की घोषणा एक तरफ से राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती के साथ उतरने का संकेत है। फूलपुर लोकसभा सीट वैसे तो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट होने की वजह से मशहूर है, लेकिन यहाँ का जातीय समीकरण ऐसा है जो जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के लिए अनुकूल लगता है। फिलहाल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की केसरी देवी पटेल का कब्जा है, जो खुद कुर्मी जाति से आती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार को समाजवादी पार्टी का साथ मिलता है और कांग्रेस भी उनका समर्थन करे, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कुछ इलाकों में एक हद तक कम किया जा सकता है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शनिवार 5 अगस्त को सुबह ताजा हिंसा में पिता पुत्र सहित 3 निहत्थे ग्रामीण मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने देर रात करीब 2 बजे विष्णुपुर के क्वाक्टा के पास उखा तंपक गांव पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 व्यक्ति, पिता पुत्र और बगल के घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वो निहत्थे ग्रामीण थे जो अपने घरों की रखवाली कर रहे थे। पुलिस ने सोमवार सुबह बताया कि तीनों को सोते समय गोलियों में से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट डाला गया। उन्होंने बताया कि हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि हमलावर पहाड़ियों और घाटियों के बीच बफर जोन से तोड़कर गांव में पहुंचे थे। बफर जोन में हर समय केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक का आयोजन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट संयुक्त रूप से करेंगे। मुंबई में आयोजित हो रही ये बैठक पहली बार किसी ऐसे राज्य में हो रही है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की सरकार नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक बैठक पहले 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी। इसे इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि इन तिथियों को लेकर कई नेताओं ने अपनी व्यस्तताएं जाहिर की थी। ये गठबंधन की तीसरी बैठक है और सूत्रों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले कम से कम 5 से 6 दौर की ऐसी बैठकें होंगी। मुंबई में होने वाली यह बैठक इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें इस इंडिया गठबंधन के किसी संयोजक के नाम का फैसला हो सकता है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम शनिवार को भी फिर से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए पहुंच गई है। ये सर्वे शुक्रवार को भी किया गया था। इससे पहले वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई ने 24 जुलाई दिन सोमवार को सर्वे शुरू किया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां उसकी मांग को भी खारिज कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवानों की मौत हो गई है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम जिले में हलान के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की सूचना मिलने पर 4 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया था। भारतीय सेना का कहना है कि गोलीबारी में 3 जवान घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। 4 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।